हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मेंडल के थर्ड नियम तीसरे रूल्स का स्टडी करने वाले हैं। तो आप सभी इस नियम के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो हल्का सा बड़ा होगा, लेकिन आपको बोर्ड पेपर के एग्ज़ाम्स में 5 से 7 नंबर दिला सकता है। तो पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। तो आइए शुरू करते हैं। मेंडल का तीसरा नियम क्या है? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सन 1866 में मेंडल ने जो भी आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के अनुसार ये तीसरा नियम था। ये कौन सा नियम था? थर्ड लॉ। ये किसके अनुसार है? मेंडल के अनुसार। याद रखिएगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सन 1866 में मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार ये नियम जो आप देख रहे हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये नियम थर्ड लॉ था। लेकिन सन 1901 में, याद रखिएगा, इसे सेकेंड लॉ के रूप में पब्लिश किया था कार्ल कोरेंस ने। यानी कि आप लोग इस बात से कंफ्यूज्ड मत होइएगा। याद रखिएगा, आपके किताब में ये भले हो कि सेकेंड लॉ कौन सा है। मॉडर्न बायोलॉजी में अगर देखा जाए, सेकेंड लॉ इसी को बताया गया। जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट लॉ को कार्ल कोरेंस ने हटा दिया था, तो सेकेंड जो था वो पहला बन गया और जो थर्ड था वो दूसरा बन गया था। तो चाहे जो हम याद रखेंगे कि कार्ल कोरेंस के अकॉर्डिंग सेकेंड लॉ यही है, स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये नियम क्या है? आइए हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो लिखना कैसे है? इन दोनों पॉइंट को आप लिखने के बाद आप लिखेंगे कि जब किन्हीं दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। इतना लिखेंगे कि जब किन्हीं दो जोड़ी यानी 4 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य या जीवों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, तो उनसे 16 जातियों का निर्माण होता है। यानी कि उनके जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी संख्या होती है 16। उन 16 जातियों में माता पिता के जो लक्षण हैं, जो पैतृक लक्षण हैं, उनकी स्वतंत्रता पूर्वक से वंशागति होती है। यानी कि पैतृक लक्षण अगली जनरेशन में स्वतंत्रता पूर्वक जाते हैं। इसीलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। इतना लिखेंगे आप लोग इस पॉइंट में। उसके बाद आप क्या करेंगे आगे मैं बताता हूं। माना, इसको आप हटा दीजिए। क्या लिखेंगे हम? उतना लिखने के बाद आप लिखेंगे, माना दो जोड़ी लक्षण इस प्रकार हैं। पहला आपका है पुष्प का रंग, आप कोई भी ले सकते हैं। 7 जोड़ी लक्षण लिखवाए गए थे, सिलेक्टेड बाय मेंडल्स इन पी प्लांट। दूसरा आपका होगा तने की लंबाई। आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं। पुष्प का रंग, इसमें लाल प्रभावी है जिसे आर से इंडिकेट करेंगे, और सफेद ये अप्रभावी है जिसे स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा तने की लंबाई में लंबा, जिसे हम कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे, और छोटा या आप इसे बौना भी लिख सकते हैं जिसे स्मॉल टी से इंडिकेट करते हैं। तो माना दो जोड़ी लक्षण इस प्रकार हैं जिनके मध्य क्रॉस करवाया जाता है। इतना लिखने के बाद आप ये लाइन लिख देंगे पूरा। अब हम क्रॉस कराएंगे इन चारों लक्षणों के मध्य। तो क्रॉस करा रहे हैं हम क्रॉस विधि से हम इन चारों के बीच में क्रॉस कराएंगे। तो लाल कैपिटल आर, सफेद स्मॉल आर, लंबा
कैपिटल टी एंड छोटा, या फिर आप बौना भी लिख सकते हैं स्मॉल टी। इन चारों लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो क्या होगा आगे देखते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉस करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये चीज बना है, और यहाँ पर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आपका फर्स्ट जनरेशन है, याद रखिएगा, ये F1 पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन है। इस नियम को हम लोगों ने पढ़ा था मेंडल का प्रभाविता या अप्रभाविता का नियम, इस नाम से हमने इसको पढ़ा था। अब हम आगे क्रॉस करवाएंगे, तो आप यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं कि इनका दोनों संकरों का आपस में क्रॉस करवाने पर, ये दोनों क्या हैं, संकर हैं, हाइब्रिड हैं। आप यहाँ पर संकर लिखेंगे और फिर लिखेंगे कि इन दोनों संकर का आपस में पुनः क्रॉस करवाने पर मेंडल के सेकंड रूल्स या कार्ल कोरेंस के फर्स्ट रूल के अनुसार दो हाइब्रिड का आपस में क्रॉस करवा रहे हैं हम, बनेगा कैपिटल आर कैपिटल टी। ध्यान दीजिएगा, कुछ टफ नहीं है, कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये आपका सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन पीढ़ी है। याद रखिएगा, मेंडल का पहला और दूसरा नियम अगर मिक्स कर दिया जाए तो उससे तीसरे नियम की उत्पत्ति होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मेंडल का पहला नियम और दूसरा नियम मिक्स करने के बाद ही मेंडल के तृतीय नियम की उत्पत्ति होती है। आगे हमको क्या लिखना है, फिर से एक बार बता दे रहा हूं मैं, हमने कहां से स्टार्ट किया था, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम में आप 2 पॉइंट जरूर लिखेंगे, 1866 वाला जो मैंने बताया था और 1901 में जो मैंने बताया था, यानी कि मेंडल के अनुसार ये नियम क्या है, थर्ड है, और कार्ल कोरेंस के अकॉर्डिंग ये क्या है, सेकेंड रूल्स है, याद रखिएगा। इतना लिखने के बाद हम उस रूल में लिखेंगे कि जब किन्हीं दो जोड़ी अर्थात 4 भिन्न भिन्न लक्षणों वाले जीव के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उससे उत्पन्न जातियों में पैतृक लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, यानी माता पिता के जो कैरेक्टर होते हैं वो उनकी संतानों में स्वतंत्र रूप से जाते हैं। इसलिए इस नियम को स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखने के बाद हमको लिखना होगा कि माना 2 जोड़ी लक्षण इस प्रकार हैं जिनके मध्य हम क्रॉस करवाते हैं। इतना लिखने के बाद आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कॉपी कर देंगे। फिर हम नीचे यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि इन चारों जातियों का पुनः क्रॉस कराने पर हमें यहाँ पर एक लाइन और ऐड करना पड़ेगा। क्या है कि इन चारों का आपस में पुनः क्रॉस कराने पर, ये चारों आप याद रखिएगा, मैं इसको हटा रहा हूं। इन चारों को फिर से हम कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, इन चारों को फिर से हम क्रॉस करवाएंगे। लेकिन क्रॉस विधि से ये काम नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसके लिए पुनेट मेथड का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, इतना लिखने के बाद इन चारों जातियों का पुनः आपस में क्रॉस कराने पर, इतना लिखने के बाद हम चेक बोर्ड विधि बनाएंगे। चेक बोर्ड विधि या जिसे आप पुनेट विधि भी कहते हैं। इतना लिखने के बाद हम एक बॉक्स बनाएंगे, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप बना ले गए तो समझ लीजिए आपने ये रूल समझ लिया है क्लियरली। आप बोर्ड पेपर में इसको आसानी से बना सकते हैं अगर आपने ये बॉक्स खींच लिया तो। चलिए, आउटसाइड को छोड़ करके 1 2 3 4 5 इधर से होने चाहिए, 1 2 3 4 5 इधर से होने चाहिए। इतना बॉक्स बनाएंगे हम।
और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे मेल, ऐसे बनाएंगे, ये फीमेल का इंडिकेशन है, याद रखिएगा। चारों जो हमने नीचे लिखा था उसी को हम इस बॉक्स में फिल करेंगे। क्या था? कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी, ये आपका चारों था। ये मेल कैरेक्टर है, इसी को ठीक इसी क्रम में हम यहाँ उतार देंगे, ठीक जैसा उधर लिखा है। कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी। आइए क्रॉस कराते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल पॉइंट है, ये मेथड बहुत ही आसान है। इसे अगर आप करना जान गए तो आप मान के चलिए 5 से 7 नंबर आप पा गए। चलिए इन दोनों को यहाँ लाएंगे और इन दोनों को यहाँ लाएंगे। आप चाहे तो RT लिख सकते हैं, या आप दोनों R को एक साथ और दोनों T को एक साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए कैपिटल R दोनों R को एक साथ कर देते हैं और दोनों T को एक साथ कर देते हैं। वेरी सिंपल। ठीक इसी को यहाँ पर सामने वाले बॉक्स में उसको हम कॉपी करते चलेंगे। कैपिटल R यहाँ से, कैपिटल R यहाँ से, कैपिटल T यहाँ से, स्मॉल t यहाँ से। जो कैपिटल होगा उसे हम पहले लिखेंगे। चलिए कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल r, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, यहाँ से यहाँ लाइए। कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल t, इसको यहाँ कर दीजिए। फिर वही काम, इसको यहाँ, इसको यहाँ। कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल t, सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है, सामने लेते चलिए, यहाँ कराइए। जो कैपिटल होगा उसको एक साथ, जो स्मॉल होगा उसे एक साथ। कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल t। याद रखिएगा कैपिटल को सबसे पहले जगह दिया जाएगा, स्मॉल को बाद में। वेरी सिंपल है। अब इसको कॉपी करते जाएंगे, बिना पूरा भरे आप इस नियम को समझ नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैपिटल T स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल r t, कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल r t, स्मॉल t। तो चलिए यहां पर ये पॉइंट बन गया है। हमें आगे क्या लिखना होगा ये इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कैपिटल R कैपिटल T का मतलब क्या होता है? लाल, शुद्ध लाल, या आप सिर्फ लिख सकते हैं लाल पुष्प। कैपिटल R मतलब लाल, लाल पुष्प, लंबा तना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसका मतलब क्या है वो जानिए। कैपिटल R स्मॉल t का मतलब क्या होता है? लाल पुष्प, स्मॉल t मतलब होता है छोटा तना, या बौना तना भी लिख सकते हैं, छोटा तना। फिर कैपिटल T स्मॉल r, ये चीज यहां लिखिए। इसका मतलब होता है, पहले तो आप जान लीजिए, स्मॉल r का मतलब होता है सफेद पुष्प, और कैपिटल T मतलब होता है लंबा तना। और लास्ट में लिखा हुआ है स्मॉल r स्मॉल t, यानी कि सफेद पुष्प और छोटा या बौना तना। तो ये 4 कैरेक्टर हैं। यहाँ पर 16 बॉक्स बन रहे हैं, 4 4 8 4 12 4 16। इंपॉर्टेंट है, मेंडल का जो थर्ड लॉ है, कार्ल कॉरेंस के अकॉर्डिंग जो सेकंड लॉ है, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, इसमें 16 प्रोडक्ट बनते हैं। इन 16 प्रोडक्ट में जो माता पिता के लक्षण है उनकी वंशागति स्वतंत्रता पूर्वक होती है, इसलिए से स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इतना लिखने के बाद आपने बॉक्स बना दिया है कि इन चारों का आपस में पुनः क्रॉस कराने पर आपने बॉक्स बनाया है। बॉक्स बनाने के बाद आप क्या लिखेंगे कि इस नियम के अंतर्गत 16 उत्पाद तैयार होते हैं। कितने? 16 उत्पाद। 1 2 3 4
8 12 4 16। इस नियम के अंतर्गत इस क्रॉस के उपरांत 16 प्रोडक्ट तैयार होते हैं। इन 16 प्रोडक्ट में माता पिता के लक्षण की वंशागति स्वतंत्र पूर्वक हो रही है, यानी माता पिता के लक्षण एकदम स्वतंत्रता पूर्वक जा रहे हैं इन 16 प्रोडक्ट में, इसलिए इसको स्वतंत्र अभिवन का नियम कहा जाता है। तो यहाँ इस क्रॉस से 16 जातियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें से कैपिटल आर कैपिटल टी की संख्या होती है 9। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कितनी होती है इनकी संख्या? 9। कैपिटल आर स्मॉल टी की संख्या होती है 3। कैपिटल टी स्मॉल आर इनकी संख्या होती है 3 और स्मॉल आर स्मॉल टी ये बनेंगे 1। यानी कि यहां पर 16 प्रोडक्ट बन रहे हैं। 16 प्रोडक्ट में 9 बीज ऐसे होंगे जिनमें लाल फूल लगेगा और उनकी तने की लंबाई बड़ी होगी। 3 बीज ऐसे होंगे जिनमें लाल फूल होगा लेकिन तना छोटा होगा। 3 बीज ऐसे होंगे जिनमें सफेद फूल होगा लेकिन तना लंबा होगा। और 1 बीज ऐसा इसमें बनेगा जिसमें पुष्प सफेद होगा और बौना तना होगा। ये 16 बीज का निर्माण हो रहा है इस क्रॉस के बाद। इतना हमें लिखना है। अब फिर हम बात करेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप की। चलिए, इतना लिखने के बाद आप जान गए 9 3 3 1, आप इसको याद रखिएगा। हमें देखना है 9 कहाँ कहाँ है। याद रखिएगा, ऐसे खाने 16 बॉक्स में 9 खाने ऐसे होंगे जहां पर आरटी होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 बॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको कैपिटल आर कैपिटल टी मिला हुआ है। इसके अलावा आप किसी भी बॉक्स में इन दोनों को एक साथ नहीं पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पावदान की तरफ चलते हैं। ये तो आपका हुआ मतलब 9। इसके अलावा हम 3 खाने ऐसे पाएंगे जिनमें कैपिटल आर होगा स्मॉल टी होगा। तो चलिए, कैपिटल आर स्मॉल टी, नंबर 1 कैपिटल आर स्मॉल टी, इसको आगे पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 कैपिटल आर स्मॉल टी, नंबर 3। तो 3 ऐसे हो गए। 3 ऐसे बॉक्स होंगे जिनमें कैपिटल टी स्मॉल आर होगा, जैसे ये हो गया आपका 1 2 3। 3 बॉक्स ऐसे बनेंगे। और एक इकलौता बॉक्स होगा जिसमें दोनों क्या होंगे? स्मॉल स्मॉल होंगे। तो ये आपका बना हुआ है 16 बॉक्स, याद रखिएगा। इसके अलावा हमें आगे क्या लिखना है वो ध्यान से देखिएगा। तो अभी तक आपने क्या लिखा कि यहां पर 16 बीज उत्पन्न होते हैं, जिसमें 9 बीज ऐसे होते हैं जिनमें ये कैरेक्टर, 3 बीज जिसमें ये कैरेक्टर, 3 जिसमें ये कैरेक्टर, और 1 बीज ऐसा होता है जिसमें ये कैरेक्टर होते हैं। इतना लिखने के बाद हमें अनुपात लिखना होगा, जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात। चलिए, सबसे पहले हमें जीनोटाइप अनुपात लिखना है। तो ये थोड़ा सा टफ है, इसलिए हम सबसे पहले फिनोटाइप लिख लेते हैं, कम समय लगेगा। चलिए, तो आपका फिनोटाइप होगा क्या वो ध्यान दीजिए। फिनोटाइप रेशियो क्या होगा? फिनोटाइप रेशियो, इनकी संख्या 9 थी, इनकी संख्या 3, इनकी संख्या 3, इनकी संख्या 1, ये आपका फिनोटाइप हो जाएगा। याद रखिएगा, 9 3 3 1, ये आपका फिनोटाइप का अनुपात हो गया। आपसे कभी भी ऑप्शनल में पूछा जाएगा कि मेंडल के स्वतंत्रता वाले नियम के अंतर्गत फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है, तो 9 3 3 1। चलिए, जीनोटाइप का रेशियो निकालते हैं। जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा? तो जीनोटाइप का जो रेशियो है, आप याद रखिएगा, फिनो किसे कहते हैं? एक्सटर्नल फीचर। जैसे मैंने बताया 9 बीज ऐसे होंगे जिनमें क्या होगा?
लाल फूल होगा, लंबा तना होगा। इनकी संख्या कितनी थी? 9। इनकी संख्या 3, इनकी संख्या 3, इनकी संख्या 1। तो 9 बीज ऐसे थे जिनमें लाल फूल लंबा तना। तो ये आप जी देख सकते हैं, पौधा लगा हुआ, आप बता सकते हैं कि लाल फूल लगा है कि लंबा तना है। तो बाहर से जो दिख रहा है कैरेक्टर, एक्चुअली आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो होता है फिनोटाइप। लेकिन किसी भी प्लांट में आपको आरटी नहीं दिखता है। गुलाब का पेड़ लगा है, लाल है, गुलाबी है, उसमें आपको आर नहीं दिखेगा, लेकिन गुलाबी दिखेगा। तो जो यहाँ पर इंग्लिश वाला फॉन्ट लिखा जाता है वो आपका बेसिकली जीनोटाइप के लिए होता है। तो चलिए हमें जीनोटाइप में कैसे लिखना है वो ध्यान देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको देखना यह है कि कितने बॉक्स ऐसे हैं जिनमें चारों कैपिटल हैं। इंपॉर्टेंट, चारों क्या हैं? कैपिटल हैं, यानी 2 आर हैं, 2 टी हैं। कितने हैं? 1। फिर अनुपात लगा दीजिए। कितने बॉक्स ऐसे हैं जिनमें 2 आर हैं और 1 कैपिटल टी है? 2 आर हैं और 1 कैपिटल टी है। 2 आर है, 1 कैपिटल टी है। यहां आ गया ये और ये दोनों। तो यहां पर लिख दीजिए 2। कितने बॉक्स ऐसे हैं, इनका काम हो गया है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। जिसको आप काउंट कर दीजिए, उसको कैंसिल कर दीजिए। कितने बॉक्स ऐसे हैं जिनमें 1 कैपिटल आर है और 2 कैपिटल टी है? एक यहां रहा, 1 कैपिटल आर और 2 कैपिटल टी। 1 कैपिटल आर और 2 कैपिटल टी यहां लिख लीजिए। ये रहा 1 कैपिटल आर, 2 कैपिटल टी। एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसको भी आप कैंसिल करके यहां 2 लिख दीजिए। फिर अनुपात, कितने बॉक्स ऐसे हैं जिनमें 1 कैपिटल आर और 1 कैपिटल टी है? 1 कैपिटल आर और 1 कैपिटल टी है। ये देखिए यहां पर 1 कैपिटल आर, ये रहा और इधर भी चले गए खिसक कर, ये रहा। 3 हो गए और एक इधर रहा, ये रहा। चारों। तो 4 बॉक्स ऐसे हैं जिनमें आरटी कैपिटल में है। देख लीजिएगा, तो ये आपका 4 हो गया। यहां लिख देंगे 4, फिर रेशियो लगा देंगे। कितने ऐसे बॉक्स हैं जिनमें 2 कैपिटल आर हैं और स्मॉल टी है? तो चलिए 2 कैपिटल आर के साथ स्मॉल टी नहीं है किसी में, सिर्फ और सिर्फ इसी बॉक्स में है। तो इसे आप कैंसिल करके 1 लिख दीजिए। फिर अनुपात लगाइए। ऐसे कितने बॉक्स हैं जिनमें 1 कैपिटल आर होगा और स्मॉल टी 2 होंगे? ये देखिए 1 कैपिटल आर है और स्मॉल टी कितने हैं? 2 हैं। तो इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए। इनकी संख्या आपने कितनी काटी है? 2। फिर ऐसे कितने बॉक्स हैं जहां पर 2 कैपिटल टी हों और 1 स्मॉल आर? इसमें ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसा बॉक्स आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसको भी काट करके आप यहां पर 1 लिख दीजिए। फिर ऐसे कितने बॉक्स हैं जहां पर 1 कैपिटल टी हो और 2 स्मॉल आर हो? ये देख लीजिए, 1 कैपिटल टी है, 2 स्मॉल आर है। तो इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए और रेशियो में 2 लिख दीजिए। फिर आप लगा दीजिए। ऐसे कितने बॉक्स हैं जिनमें चारों चीजें स्मॉल हैं? तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 बॉक्स मिलेगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं जीनोटाइप मेंडल का तृतीय नियम कार्ल कॉरेंस के अनुसार द्वितीय नियम में। तो याद रखिएगा, इस नियम के अंतर्गत जो फिनोटाइप होगा उसका अनुपात 9:3:3:1 का होगा और जो जीनोटाइप का होगा उसका अनुपात ये होगा। इसे कैसे याद रखेंगे हम वो जानते हैं। याद रखिएगा, यहां पर एक चीज कॉमन है, वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट है। इस अनुपात में 1 कितनी बार आएगा? 4 बार। 2 कितनी बार आएगा? 4 बार। 4 कितनी बार आएगा? 1 बार। याद रखिएगा, ये याद रखने का तरीका है। यहाँ इस अनुपात में 1 कितनी बार आया? 4 बार। 1 2 3 4।
2 कितनी बार आएगा? 4 बार। 1 2 3 4। और 4 कितनी बार आएगा? 1 बार सिर्फ। तो ये आप इसको याद करने के लिए याद रखिएगा कि फिनोटाइपिक जो अनुपात है वो तो सिंपल है, लेकिन जीनोटाइप अनुपात निकालना थोड़ा टफ है, लेकिन याद करना टफ नहीं है, क्योंकि 1 कितनी बार आएगा? 4 बार, 2 4 बार और 4 1 बार आता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे जिसमें यही ऐसे लिखा होगा, उसमें आप ये चीज अगर याद की रहेंगे तो आपको आसानी होगी जीनोटाइपिक अनुपात याद करने में, स्वतंत्र व्यूहन के नियम में। तो चलिए, इतना लिखने के बाद आप ये डायग्राम बना देंगे। इसमें ये कटपुट मत लगाइएगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। ये निशान सिर्फ मैंने समझाने के लिए लगाया है, बाकी आप ये सब निशान नहीं लगाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बना दिया था। इतना बनाने के बाद आप एक तरफ लिख दीजिएगा फिनोटाइप अनुपात और दूसरी तरफ लिख दीजिएगा जीनोटाइप का अनुपात। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये सब याद करने के लिए सिर्फ है। इतना लिखने के बाद आपको 5 से 7 नंबर मिल जाएंगे। ये वीडियो कक्षा 10 के साथ साथ कक्षा 12 के लिए भी है, तो दोनों क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप शेयर जरूर करिएगा, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक अपने प्रश्नों को पहुंचा सकते हैं। चैनल अगर उपयोगी लगेगा तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।